रिएक्शन पे रिएक्शन हो रही से जग में, केमिस्ट्री खोल दे याद मेरे आवे रब से। बेरा ना कदे आवेगा दिन वो जब कहूँ आज तेरे भाई के याद सब है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री के सबसे पहले लेक्चर के अंदर। शुरू में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के कुछ बहुत बेसिक से कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे आप। वैसे नाम बेसिक है लेकिन काफी एडवांस तक आप सीख जाओगे, चिंता नहीं करनी है। देखो, कुछ लोग शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन से, तो इतना बिल्कुल मतलब बच्चों वाले काम मैं नहीं करूंगा। मैं आपको जीरो से जरूर स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन इतना भी जीरो नहीं, मतलब ये तो माइनस लेवल हो गया कि मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको बताऊं, मतलब ऐसे समझाऊं। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, आपके स्कूल में बताई गई होगी इसलिए। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करते हैं? केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ मैटर। यहाँ एक वर्ड आया है मैटर, बस इसी मैटर को हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना, इस लेक्चर के अंदर सीखना। लेक्चर के बाद तो शायद इस मैटर का कोई काम इतना है नहीं। अब वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखो, वेटेज के बारे में अगर मैं बताऊं, जो हमारा HBSC है, HBSC के अंदर जो आपके पेपर्स हैं वो बोर्ड से ही आएंगे। बोर्ड जो है वो आपको पेपर बना के भेजेगा और वो पेपर आपका स्कूल लेगा, लेकिन CBSC में ऐसा नहीं है। तो CBSC में आपके स्कूल टीचर्स के पास चॉइस है कि वो कितने भी नंबर का इस चैप्टर को दे सकते हैं, लेकिन जनरली दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ मार्क्स। 10% कितने होंगे? अगर आपका 70 का पेपर होता है तो 7/70, 7 मार्क्स इस चैप्टर से आपके आएंगे। 7 मार्क्स में MCQ भी आते हैं, आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं और आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का और 2 MCQ, ऐसे करके लगभग आपके 7 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बात थी वेटेज की। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस को। बिल्कुल सबसे पहला टॉपिक है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी मैटर के बारे में हमने सीखना है। 9th क्लास की केमिस्ट्री आपने पढ़ी, बिल्कुल सबसे पहला जो चैप्टर था और दूसरा चैप्टर था, दोनों को मिला के यहाँ पहला चैप्टर बन जाता है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या बोलती है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी इस यूनिवर्स की कोई भी चीज जिसके अंदर मास यानी जिसका वजन हो एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी जगह घेरना। ये दो क्वालिटीज हो तो वो क्या कहलाएगी? मैटर। ठीक है, 9th क्लास में हमने यही पढ़ी थी। इसी को मैं लिख देता हूं। मास का वजन क्या हो जाएगा? मास का मतलब हो जाएगा वजन, बोझ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना धरती पे बोझ, वेट बेशक 70 kg हो लेकिन बोझ फिर भी होते हैं। मेरे साथ में बैठा है मेरा एक दोस्त, हंस रहा है, वो तेरे बारे में बात कर रहा हूँ भाई। ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब होता है, या इसकी जगह आप वर्ड भी यूज कर सकते हो, वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स जगह घेरना। ठीक है, तो वो जगह भी घेर रहा है। मैं जो भी ये PDF बना रहा हूँ, PDF से पढ़ा रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो नोट्स हैं और साथ साथ ओरिजिनल जो नोट्स हैं, ये तो बहुत ज्यादा पेज हो जाएंगे ना। इसके अलावा भी एक फाइल है, PDF फाइल, ओरिजिनल नोट्स होंगे जो वो दोनों फाइल मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन करना। कैसे ज्वाइन करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओगे और ज्वाइन कर लोगे, बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मैटर की बारे में हमने बात कर ली। एग्जाम्पल क्या होंगे? कोई ऐसी चीजों के बारे में बताओ, ऐसी चीजों के नाम बताओ जिनका कोई ना कोई वजन हो। जैसे आप खुद हो गए, हम सब, वी। ठीक है, आपकी कॉपी होगी, आप जिसे देख रहे हो, आपका मोबाइल,
उस मोबाइल का चार्जर, अच्छा, और क्या, कॉपी होगी, पेन हो गया, डेस्क हो गया, ठीक है, आपका स्कूल हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, मैटर हैं। अब जिसके पास भी मास ना हो और जो जगह ना घेरता हो, दोनों, ये दोनों क्वालिटीज मिलेंगी, मास भी नहीं होगा तो वो जगह भी नहीं घेरेगा, ठीक है, ऐसी चीजों को बोला जाएगा नॉन मैटर। क्या बोलेंगे, नॉन मैटर, ठीक है। समझ गए कंसेप्ट मैटर और नॉन मैटर का। देखो आपने ये नहीं देखना है कि वजन कम है या ज्यादा है। जैसे मैं अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक मैटर है। वजन कम हो ज्यादा हो इससे मतलब नहीं, वजन होना चाहिए। हमारे हेयर्स हैं, हेयर्स नहीं, मैं हेयर की ही बात कर लूं तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, मैटर, ठीक है। इनके अलावा क्या बच गया, इनके अलावा बच गया हमारा जैसे फीलिंग्स, लव, थॉट्स, घोस्ट, गॉड, भगवान। भगवान भी क्या है आपका, नॉन मैटर है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कोई वजन नहीं है, ना ये कोई जगह गिरते, ये बस नाम है। और दूसरा साइंस की भाषा में इनको क्या बोल देंगे हम, नॉन मैटर। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन मैटर। तो मैटर नॉन मैटर को आपने समझ लिया, मैंने ही बता दिया। अब एक इसी से रिलेटेड छोटी सी एनिमेशन देखो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्या अनोखी दुनिया में। मैं हूँ आयु, आपका दोस्त और इस सफर का गाइड। आज मैं आपको मेरी दुनिया की एक ऐसी सैर करवाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी। स्वागत है आपका एटॉमिका की दुनिया में। मैं हूँ आयु, आपकी एया दोस्त, चलो करते हैं सैर। देखो इन पहाड़ों को, इन घने जंगलों को, हर एक चीज बनी है नन्हे एटम से, जानो इस सच को। अपने चारों ओर देखिए। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, चाहे वो हवा हो, हम सब हों, या वो चमकते सितारे, ये सब मैजिकल सब्सटेंसेस हैं। इन सब सब्सटेंसेस को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया, मैटर। एक विशाल समुंदर हो या रेत का एक मामूली कान, सब कुछ मैटर है। साइंस की भाषा में कहें तो हर वो चीज जिसका अपना मैस हो और जो जगह घिरते हो, वो मैटर है। सो हम कह सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जैसे ये बड़ा सा पहाड़, इसने कितनी जगह घेरी है, और हमारा एक बारीक सा बाल भले ही वजन कम है, पर है तो ये भी मैटर ही। चलो अब एक गेम खेलते। जल्दी से अपने आसपास देखिए और 10 मैटर के नाम सोचिए। फोन, बुक, टेबल, यहाँ तक कि गर्मा गर्म हलवा और बर्गर भी, सब कुछ मैटर है। मैटर को समझने की ये कोशिश आज की नहीं, हजारों साल पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने इससे पंच तत्वा कहा। और देखिए, हम जिन्हें भगवान कहते हैं, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, सब कुछ इन्हीं 5 चीजों का मेल है। वक्त बदला और आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। देख लिया आपने एनिमेशन। तो इस तरीके की एनिमेशन का हम यूज करेंगे जहां भी हमें जरूरत होगी। वैसे ये तो 9th क्लास के लिए बनाई गई थी, लेकिन आपके लिए भी बनाई जाएगी। आप इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं कि आपको इस तरीके से सिखाएं, ठीक है ना। अब हमने स्ट्रोंग होना है, क्योंकि जब आप 10th से 11th में आते हो तो सिलेबस ऐसे 10 गुना बढ़ जाता है भाई। जितनी आपकी 10th क्लास की किताब थी, हाँ ऐसे इतना ही बड़ा। मेरा दोस्त कह रहा है वो एक हाथ बड़ा, इतना बड़ा, बिल्कुल सारी किताबों को रख दोगे तो इतना ही हो जाएंगी वो। और 10वीं क्लास में बिल्कुल थोड़ी सी थी। तो एक साल में, मतलब एक ईयर के गैप में इतना ज्यादा सिलेबस बढ़ गया है। अब वो नहीं करना हमने 2 घंटे पढ़ लिए, थोड़ा सा पढ़ लिया और थक गए ना, बहुत पढ़ना है भाई, ठीक है। खैर ये सारी बातें थी मैटर और नॉन मैटर की। अब मैं मेरी थ्योरी बताता हूँ। मेरी थ्योरी क्या क्या कहती है, एक बार चलो। मेरी थ्योरी बोलती है, ये किसी किताब वगैरह में कहीं नहीं लिखा, कहीं जाके कहीं गूगल वगैरह करने लग जाओ। मेरी थ्योरी बोलती है कि जो हमारा यूनिवर्स है,
यूनिवर्स यानी पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांड वो दो चीजों से मिलकर बना है। उन दो चीजों में कुछ है मैटर यानी जिनका अपना खुद का वजन है, और कुछ है एनर्जी यानी इन मैटर का आपस में रिलेशन वो क्या है, एनर्जी। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, दो चीजें, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। अब इसी चीज को साइंस में बोला गया, ये तो मैटर ही बोला गया लेकिन इसको बोल दिया गया नॉन मैटर। तो एनर्जी जो है वो क्या है, नॉन मैटर। आप खुद सोचो, प्यार है, प्यार में बड़ी ताकत होती है, हमने सुना है प्यार से किसी से भी कोई काम करवाया जा सकता है, तो उसमें भी क्या है, ताकत। हमारे विचार, हमारे विचारों में ताकत है। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव ही होगा, है ना। अच्छे थॉट्स होंगे अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग थॉट्स होंगे आप ऑटोमेटिकली ताकतवर बन जाओगे। भूत, भूत भी एनर्जी है एक प्रकार से, है कि नहीं है ना। भगवान, अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो भगवान है वो, ऐसे एक रील देखो। तुमने कभी सोचा है क्या साइंस भगवान को मानता है? चलो सिंपल साइंस से समझते हैं। साइंस कहती है जिसका वेट हो और जो स्पेस घेरता हो वो होता है मैटर, जैसे पेड़, चाय। लेकिन प्यार, गर्मी, फीलिंग्स, इनका वेट नहीं होता, फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। ये है एनर्जी। अब सिंपल सवाल, भगवान मैटर है या एनर्जी? बिल्कुल सही, वो एनर्जी है जो हर जगह है पर दिखते नहीं, बस फील होते हैं। इसलिए कहना कि साइंस भगवान को नहीं मानता शायद गलत है। साइंस सिर्फ इतना कहती है भगवान मैटर नहीं, एनर्जी हो सकते हैं। साइंस और फेथ शायद इतने अलग नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। देख ली। अब कुछ लोग बोलते हैं, रील में बताया कि भगवान जो है, मतलब साइंस जो है वो भगवान को नहीं मानती, लेकिन ये सवाल गलत है। स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि साइंस भगवान को मैटर नहीं मानती, वो उसको क्या मानती है, नॉन मैटर। और नॉन मैटर का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है बट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्स है दो चीजों का मेल है, मैटर और एनर्जी। जिसके पास वजन और वॉल्यूम है वो मैटर, जिसके पास वजन वॉल्यूम नहीं है वो एनर्जी। ठीक है, बड़ा सिंपल सी कहानी है मैटर की। मैटर पेपर में आता भी नहीं, एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैटर, आसानी से बता दोगे। नेक्स्ट है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, यानी मैटर को हम क्लासिफाई करते, पढ़ते हैं ना मैटर को। मैटर तो दुनिया में बहुत सारा है, करोड़ों एग्जाम्पल आप लिख दोगे, लेकिन उनको अच्छे से क्लासिफाई करके पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम उनको क्लासिफाई करते हैं दो अलग अलग तरीके से। कौन कौन से तरीके, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल का मतलब उसका रंग रूप स्वभाव कैसा है, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब वो अंदर से कैसा है, किस किस चीज से बना है। जैसे बाहर से कोई आदमी ताकतवर है, हम बोलते हैं ना कि ये लड़का स्ट्रोंग है, ये लड़की स्ट्रोंग है पावर में, ये इसको उठा के फेंक देगा, ये हवा में उड़ जाएगी। इस तरीके से हम जो कंपेयर करते हैं दैट इज दी फिजिकल कंपैरिजन या फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन अगर हम बोलें कि अंदर से कैसा है, कि इसकी मसल स्ट्रोंग है, इसके अंदर क्या बोलते हैं एसिड ज्यादा बनता है, ऐसी ऐसी बातें हैं ना, तो वो सारी किसके अंदर आएंगी, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, एक एक करके देखेंगे और इस पूरे लेक्चर में सिर्फ यही टॉपिक हमने करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसी टॉपिक में आप देखोगे 1 घंटा निकल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं विद द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन एनी ऑफ 3 फॉर्म्स। मैटर को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है फिजिकली। कौन कौन से 3 तरीके हैं, सबसे पहला था आपका सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। अब देखो आप में से कुछ लोग क्या है साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे, कुछ लोग एक बार लेक्चर को देख रहे होंगे 2x पे। तो हर स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी होती है। अगर आप ऐसा करते हो कि 2x पे लेक्चर को देखो, टाइम बचेगा, बाद में नोट्स बनाओ, थोड़ा सा क्या होगा कि, और मतलब ये है कि समझ लोगे ना, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने लिखना क्या है। आपने वही चीजें लिखनी होती हैं जो आपके याद नहीं है, जो बचपन से याद है उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हेल्प आप ले सकते हैं इन बातों से। तो मैटर को हमने फिजिकली कितने तरीकों से बांट दिया, 3 तरीकों से,
सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर एंड गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, इनको बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, लिख भी देता हूं, फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है स्टेट, अवस्था। ठीक है, पदार्थ की अवस्था। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को कंफ्यूजन हो तो? पदार्थ। तो पदार्थ की अवस्था, कितनी अवस्था? ठोस, तरल, गैस। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में भी देखेंगे। अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं, एक और बात बता दूं साथ साथ, जो जो याद आता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। जो मैं आपको नोट्स दूंगा ना, ऐसे वो मतलब ऐसे इस तरीके से नहीं मिलेंगे, वो प्रॉपर लिखे हुए, सारी जो जो चीज मैंने समझाई है और यहाँ लिखी नहीं है वो भी प्रॉपर लिख के तब मैं आपको नोट्स दूंगा। तो आपने चिंता नहीं करनी, डायरेक्ट नोट्स लेना, पढ़ना, एक साइड नोट्स निकाल लो, एक साइड लेक्चर खोल लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बोर्ड तक ही नहीं रहना, बोर्ड के बाद असली कहानी है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तैयारी जरूर करना, ठीक है ना। मैं एक लेक्चर और पहले में बता चुका हूँ, जो हमारा 11th का बेसिक्स का लेक्चर था, वहां भी मैं बता चुका हूँ कि तैयारी जरूर करनी है। सिलेक्शन हो ना हो उससे मतलब नहीं होता, इम्पोर्टेंट है कि आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, प्रिपरेशन इज द की। प्रिपरेशन अच्छे से करो, सिलेक्शन होना ना होना कई बार किस्मत के हाथ में भी होता है, कई बार आपकी मेहनत पे। लेकिन अगर आप 100 की तैयारी करोगे तो एटलीस्ट 90 तो ले ही आओगे। तो इसलिए जो सबसे मुश्किल चीज है उसकी तैयारी करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। खैर, बात करते हैं सॉलिड के बारे में। बहुत सारी बातें आपको पता भी होंगी, कुछ कुछ मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। जैसे सॉलिड की अगर कोई डेफिनेशन पूछे, कोई एक बुढ़ा सा है अनपढ़, वो पूछ ले कि बेटा बताओ ठोस किसे कहेंगे, अब उसको केमिस्ट्री की भाषा में तो समझाओगे नहीं, बहुत आसान सी लैंग्वेज में समझाओगे। तो सॉलिड की बहुत आसान लैंग्वेज ये है कि कोई भी मैटर जिसका डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है। डेफिनेट और फिक्स्ड दोनों एक ही वर्ड है, इसलिए एक जगह मैंने डेफिनेट वर्ड यूज कर दिया, एक जगह मैंने फिक्स्ड वर्ड यूज कर दिया। आपकी मर्जी है, आप कोई सा यूज कर लो। ठीक है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ऐसा कर लो, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, आपकी मर्जी भैया, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो सॉलिड वो जिसकी डेफिनेट शेप, यानी शेप जो है वो फिक्स रहे और वॉल्यूम भी फिक्स रहे। यानी अगर मैं एक बॉक्स लेता हूं, ठीक है, तो ये बॉक्स हमारा टाइम के साथ या थोड़ा बहुत कह रहा हूं मैं, थोड़ा बहुत फोर्स लगाने के बाद पिच के ना अपनी शेप को ना बदले, समझ गए, अपनी शेप को ना बदले। या ऐसा नहीं करना है कि इस पे थोड़ा मार मार के शेप बदल दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल माइन्यूट सा, बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद ये अपना शेप और वॉल्यूम ना बदले, तो ये क्या कहलाएगी? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर या सॉलिड। ठीक है, उसके बाद द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं भाई? इंडिविजुअल पार्टिकल दैट मेकअप ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड जिससे बना है उनको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझ गए? तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं ऑक्यूपाइज डेफिनेट पोजीशन इन स्ट्रक्चर, यानी उनकी जो पोजीशन होगी वो डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब फिक्स, डेफिनेट जगह होगी उनकी इन द स्ट्रक्चर एंड आर वेरी नियर टू वन अनदर, और वो एक दूसरे के बिल्कुल पास होंगे। ठीक है, कैसे होते हैं वो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वो होंगे बिल्कुल, समझ गए, एक दूसरे के पास पास है, बिल्कुल पास पास। एक्चुअल में ऐसे नहीं होते, एक्चुअल में वो ऐसे इतने दूर होते हैं, लेकिन इनकी जो जगह है ना वो फिक्स रहती है। ठीक है, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता, ये अपनी जगह से हिल नहीं सकता क्योंकि बेचारे के पास रास्ता ही नहीं है हिलने का। ठीक है, ये भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता क्योंकि बेचारे के पास रास्ता नहीं है हिलने का। समझ गए? तो ये बात ये लिख रखी है। नेक्स्ट है, देयर इज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है? ये हो गए। अब आप यहां से फोर्स लगाओ, यहां से फोर्स लगाओ, यहां से फोर्स लगाओ, चारों तरफ से फोर्स लगाओ, क्या ये मॉलिक्यूल और ज्यादा पास आ सकते हैं भाई? क्या और आएंगे? जगह ही नहीं है भाई पास आने की, पास आने की जगह नहीं है, तो नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा किसका? प्रेशर का। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी, किसके? वॉल्यूम पे। ठीक है, जैसे ये है
तो इस ये पिचकेगा नहीं और इतना छोटा नहीं होगा कि मॉलिक्यूल छोटे छोटे हो जाएंगे ना, मॉलिक्यूल तो जितने हैं उतने ही रहेंगे, बस उनके बीच की जो खाली जगह है वो इधर उधर हो सकती है। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल। ये कंप्रेस नहीं हो सकते तो क्या हो जाएंगे, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड्स आर, सब्सटेंस का मतलब सॉलिड के बारे में बात करें, सब्सटेंस आर रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर, कठोर का मतलब जो अपनी शेप को ना खोए, जो अपनी शेप ना खोए वो क्या हो जाएगा, रिजिड। ठीक है, कठोर। दिस फॉर्म ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इस मैटर के पास, इस फॉर्म के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। किससे मिनिमम, बाकियों से, बाकियों से कम एनर्जी इसके पास होगी। कौन सी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो चलने से आती है, चलने फिरने से आती है। अब सोचो ये मॉलिक्यूल ऐसे थे बेचारे, क्या इनके पास चलने के लिए जगह है, जगह ही नहीं है चलने के लिए, चलेंगे नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसलिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये सारी बातें थी हमारी सॉलिड स्टेट के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर पे, दैट इज लिक्विड स्टेट। जो सॉलिड की प्रॉपर्टी थी उनसे ज्यादा या उनसे कम प्रॉपर्टी किसकी होंगी, लिक्विड की। सब्सटेंस डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सब्सटेंस हैव नॉट डेफिनेट शेप बट पोजेस ए डेफिनेट वॉल्यूम, यानी शेप डेफिनेट नहीं होगी, शेप फिक्स नहीं होगी, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स होगी। जैसे आपने पानी लिया, ठीक है, पानी की शेप किस तरीके की, जिस भी तरीके के कंटेनर में डालोगे वैसी शेप ले लेगा, लेकिन जितना पानी आपने लिया, अगर एक गिलास पानी लिया है तो क्या वो एक गिलास पानी जग में डालने के बाद एक जग पानी हो जाएगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब उसकी शेप तो कंटेनर पे डिपेंड करेगी लेकिन उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी। ठीक है, पार्टिकल आर नियरर टू वन अनदर, पार्टिकल जो है एक दूसरे के पास होंगे देन इन गैस, गैस के मुकाबले, एंड फार एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन सॉलिड के मुकाबले वो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, थोड़े से मुंह में छोटे छोटे छाले हो रखे इसलिए कभी कभार ना रुक जाता हूं मैं बोलते बोलते। तो इस पॉइंट को समझो, पार्टिकल आर नियरर टू वन अनदर इन गैस, यानी अगर गैस है, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, लिक्विड के थोड़े पास और सॉलिड के बिल्कुल पास, इस तरीके से समझो। तो इसके पार्टिकल इस वाले से तो पास पास हैं लेकिन इस वाले से दूर दूर है, यही बात यहां लिख रखी है। नेक्स्ट, देयर इज स्लाइट इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन देयर वॉल्यूम, मतलब अगर पार्टिकल के बीच में थोड़ी थोड़ी खाली जगह है तो हम थोड़ा बहुत यहाँ ऐसे प्रेशर अप्लाई करके इसको ऐसे लेके आ सकते हैं थोड़े से और पास पास, है ना, यानी यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, इसलिए दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, ये बह सकते हैं, फ्लो करना मतलब बहना, तो इनके पास बहने की प्रॉपर्टी है, इसलिए इनको बोला जाता है फ्लूइड्स। जो भी फ्लो कर सकता हो उसे बोलेंगे फ्लूइड। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ मैटर एसोसिएट विद एनर्जी मोर देन सॉलिड, यानी इनकी एनर्जी सॉलिड से ज्यादा होगी और लिक्विड गैस से कम होगी। सॉलिड से ज्यादा क्यों, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल बिल्कुल पास पास थे, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े से दूर दूर है, तो ये मतलब पार्टिकल जो है थोड़ा बहुत तो चल सकते हैं, थोड़ा बहुत चल फिर सकेंगे तो इनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी होगी मोर देन सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट में क्या होगा, ना तो डेफिनेट शेप होगी ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, यानी डेफिनेट शेप तो नहीं, जिस कंटेनर में डालोगे वैसे ही शेप ले लेगा और ऐसे ही वॉल्यूम। गैस का क्या होता है, मान लो ये कंटेनर है, गैस को बंद कंटेनर में रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब पार्टिकल आपने रखे तो ये पार्टिकल चारों तरफ फैल जाएंगे, इतनी ही गैस को अगर इतने बड़े कंटेनर में रख दोगे तो भी वो पार्टिकल पूरे में फैल जाएंगे, यानी गैस को जहां तक जगह मिलती है वो भागता रहता है भाई हमेशा, समझ गए, भागता रहेगा। तो फिर हम बोल सकते हैं कि गैस फिल्स कंप्लीटली एनी वेसल, किसी भी वेसल में उसको रखोगे, ऑब्वियसली क्लोज वेसल में रखोगे तो वो उसको कंप्लीटली फिल कर लेगा। इन विच दे आर कन्फाइंड, जिनमें उनको बंद किया जाता है। कन्फाइंड का मतलब याद रखियो, कन्फाइंड का मतलब बंद करना। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस कभी भी आपको दे दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी
तो जिस कंटेनर में उनको रखा गया है उस कंटेनर की वॉल्यूम ही वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाएगी। नेक्स्ट, देयर इज लार्ज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन देयर वॉल्यूम। अब सोचो आप, गैस के पार्टिकल काफी दूर दूर हैं, इनको बंद करके हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा पास पास लेके आ सकते हैं। तो वॉल्यूम पे देखो कितना फर्क पड़ गया, पहले इतनी सी वॉल्यूम थी, अब इतनी सी वॉल्यूम में आ गई। सिर्फ किसकी हेल्प से? प्रेशर की हेल्प से। तो प्रेशर की हेल्प से हम इनकी वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, यानी दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टिकल आर फार फ्रॉम वन अनदर एंड मूव एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जो मैंने बोला था ना, गैस हमेशा भागने की कोशिश करता है, तो वो यही बात लिख रखी है। दिस फॉर्म ऑफ मैटर एसोसिएट विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। उनके पास मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा चल सकते हैं। हमने तीनों स्टेट को डिस्कस कर लिया। अब ये टेबल से बना रखी, इस टेबल को फिल करते हैं। और ये सब जो इतना सब ऊपर लिखा हुआ है, इस सब को याद करने के बजाय आप ये टेबल बनाना सीख लो, सारी डेफिनेशन हो जाएंगी याद। जैसे यहाँ पे क्या लिख रखा है, सॉलिड के बारे में बात, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, इस तरीके से लिखते जाएंगे और ये बात लिखेंगे। ठीक है, चलो सॉलिड के बारे में बताओ, शेप और वॉल्यूम क्या होती है सॉलिड की? सॉलिड की शेप और वॉल्यूम होती है फिक्स्ड। ठीक है, कोई भी मैटर जिसकी शेप और वॉल्यूम बिल्कुल माइनर से फोर्स लगाने पर फिक्स रहे, उसको बोला जाएगा सॉलिड। याद रखना, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, कहीं मेटल को मोड़ के और बोलो कि शेप बदल गई ना। ठीक है। लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती, नॉट फिक्स्ड, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है। और गैस की ना शेप फिक्स्ड होती, नॉट फिक्स्ड, और ना ही उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती, नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी गैस की? उसके कंटेनर के बराबर। नेक्स्ट है मास। मास तो हर चीज का कांस्टेंट ही रहता है, जब तक आप उसको कोई हार्म ना पहुंचाओ, ज्यादा फोर्स वगैरह या उसको कट पीट ना करो, तब तक मास सबका क्या रहता है? सेम। ये तो मैंने वैसे ऐड कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी कभार मास के बारे में पूछ ले तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है जब तक आप एक्सटर्नल छेड़खानी ना करो। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। अब मास और वॉल्यूम है, अगर मास और वॉल्यूम में से कोई भी बदल गया तो डेंसिटी बदल जाएगी, कोई भी ना बदला तो डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है। तो अच्छा, डेंसिटी हम बात कर रहे हैं अबाउट यहाँ पे किसकी? कम और ज्यादा की। ये नहीं कि चेंज होगी या नहीं होगी, कम और ज्यादा की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी, डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी वॉल्यूम ज्यादा, मास सेम रखने पे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। या फिर ऐसा समझो, हमने एक बार डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे डायग्राम से सब क्लियर हो जाएगा डेंसिटी वेंसिटी का। सॉलिड का डायग्राम कैसे होगा? पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के पास पास, और पास पास भी नहीं, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज किए मिलेंगे आपको। आप टच भी कर सकते हो और नहीं भी टच कर सकते। एक्चुअल में रियल लाइफ में तो वो टच नहीं होते, लेकिन डायग्राम में दिखाने के लिए आप उनको टच कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। लिक्विड में थोड़े से दूर दूर हम कर देंगे, और रैंडमली, ऐसे नहीं कि वो प्रॉपर जैसे लाइन में है ऐसे नहीं, रैंडमली कोई भी कहीं भी। ठीक है। और गैस में तो बहुत दूर दूर, और गैस में एक कंटेनर में होंगे ये। ठीक है, इस तरीके से बहुत दूर दूर, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मैं तीनों की इतनी जगह लेता हूं, तीनों की इतनी जगह। अब बताओ, ये इतना है, जो सॉलिड है इसमें कितने पार्टिकल आए? इतनी सी जगह में पार्टिकल आ गए 12। इसमें कितने आए? 3 और 3 6 और 1 7। इसमें कितने आए? 5। तो ज्यादा पार्टिकल मतलब ज्यादा मास, और ज्यादा मास का मतलब ज्यादा डेंसिटी, क्योंकि तीनों की वॉल्यूम तो हमने कांस्टेंट कर ली। अब मास पे आपकी डेंसिटी डिपेंड करेगी। अब यहां मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी मोर। ठीक है। और यहां लेस, और यहां पे डेंसिटी हो जाएगी मोर देन गैस एंड लेस देन सॉलिड। अच्छे से लिखो, अरे अब भी राइटिंग खराब। लेस देन सॉलिड बट
मोर देन गैस, गैस से ज्यादा और सॉलिड से कम। ठीक है, डायग्राम हमने बना लिया। अब नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब बीच में, मोलिक्यूल्स के, मोलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसमें इतनी है, इसमें इतनी है और इसमें इतनी है। किसमें कम किसमें ज्यादा? सॉलिड में कम, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, गैस में और ज्यादा। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बारे में लिखोगे वेरी लेस, लेस और मोर। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब जो फोर्स होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो, यानी डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। अब सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा, मोर। ठीक है, गैस में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम। ठीक है, लेस बोलो या वेरी लेस बोलो, और ये मीडियम बोल दो या लेस बोल दो, या फिर ऐसा बोल दो कि लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस। और ये जनरल बातें हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है भैया, जनरल बात, जनरली, जनरल। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने बात की थी। काइनेटिक एनर्जी आती है जब कोई भी पार्टिकल मूव करेगा। अब इस पार्टिकल के बारे में सोचो, इसके बारे में भी सोच सकते हो क्योंकि इसके साइड में भी होंगे ना पार्टिकल, तो बेचारे के पास चलने की जगह ही नहीं है, चलने की जगह नहीं है तो कम चलेगा, कम चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम। इसके बारे में सोचो, इससे तो सॉलिड से तो ज्यादा है ना जगह, इतनी जगह में चल सकता है वो, तो इसके पास ज्यादा और इसके पास तो बहुत ज्यादा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस, मीडियम, वेरी हाई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की जगह सिंपल एनर्जी भी दे सकता है तो उसका ऑर्डर भी यही रहेगा। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। बताओ किसको कंप्रेस कर सकते हो आप? कंप्रेस करने का मतलब प्रेशर अप्लाई करके वॉल्यूम कम कर देना। तो इसको कंप्रेस करेंगे तो बीच की ये खाली जगह चली जाएगी, तो ये पार्टिकल थोड़े से और पास आ सकते हैं, इसमें ज्यादा पास आ सकते हैं, इसमें और ज्यादा, यानी इतने से पार्टिकल को हम इतनी सी जगह में भी समेट सकते हैं, तो इनको कंप्रेस करना ज्यादा इजी है। तो गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल, तो दीज आर मोर कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। और ये वेरी लेस, लेस। इसमें भी कुछ लिक्विड ऐसे हैं जो कंप्रेस होते ही नहीं, कुछ थोड़े बहुत हो सकते हैं। ठीक है, लेस कंप्रेसिबल और ये नेग्लिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी यानी फ्लो करना। क्या लिक्विड फ्लो करते हैं? नो, तो फ्लूइडिटी में नहीं होती। लेकिन क्या लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं? दोनों फ्लो कर सकते हैं, तो बोथ आर फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब कठोर होना। क्या आपके सॉलिड कठोर होते हैं? यस। क्या पानी कठोर होता है या लिक्विड कठोर होते हैं? ना। क्या गैस कठोर होती है? ना। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल का आपस में मिक्स होना। जैसे आपने आग जलाई, जो धुआं है हवा में मिल गया। ठीक है, आपने पानी था, पानी के अंदर चीनी डाल दी, चीनी अपने आप घुल गई, तो एक तरह के पार्टिकल का दूसरे तरीके के पार्टिकल में आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड्स में बहुत कम होगा, वेरी लेस। ठीक है, दो सॉलिड को रख दोगे तो आपस में घुलेंगे ही नहीं, लेकिन लिक्विड दो लिक्विड आपस में घुल जाएंगे। ठीक है, डिफ्यूजन हाई, और दो गैस तो आपस में बहुत जल्दी घुल जाएंगे, वेरी हाई। ठीक है, एग्जाम्पल मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद लिखोगे, इतने बच्चे नहीं हो कि सॉलिड लिक्विड गैस के एग्जाम्पल ना लिख पाओ। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी किसकी? सॉलिड लिक्विड और गैस की। आई होप पूरा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट।
यहाँ पे दो तरीके से हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन। दो तरीके कौन कौन से हैं? बाय प्रेशर एंड बाय हीट। ये आपको दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। बाय प्रेशर एंड बाय हीट। प्रेशर का यूज करके कैसे? ये था हमारे पास, ये यहां बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया हमने, प्रेशर अप्लाई कर दिया, ये पार्टिकल इतने पास पास आ गए, इतने पास पास आते ही ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आपके लिक्विड। यानी गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दोगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड को अगर बहुत बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देंगे, बहुत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो हो सकता है सॉलिड में बदल जाए। ठीक है, लेकिन गैस तो कंप्रेसिबल होती है, तो वो लिक्विड में जरूर कंप्रेस हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल है बहुत अच्छा, दैट इज सीएनजी। आपने सुना होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं गैस के, उसमें गैस नहीं होती, उसमें गैस लिक्विड होता है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से उस सिलेंडर के अंदर उस गैस को बंद किया होता है। जहां प्रेशर हाई तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? लिक्विड। गैस क्यों कन्वर्ट हुए? क्योंकि पार्टिकल पास पास आ गए। ठीक है, तो एक तो तरीका है प्रेशर, दूसरा तरीका है हीट, गर्म करके। ठीक है, हीट यानी गर्म करना नहीं होता, हीट का मतलब, सॉरी, हीट दे भी सकते हो, हीट ले भी सकते हो। तो हीट दोगे तो गर्म कर रहे हो, हीट लोगे तो ठंडा कर रहे हो। ठीक है, तो हीट का मतलब सिर्फ गर्म करना नहीं होता। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। वो देखो, अगर हमारे पास मान लिया एक सॉलिड है, अगर आप उस सॉलिड को गर्म कर दो, जैसे बर्फ थी, बर्फ को गर्म किया, प्लास्टिक को गर्म किया, ठीक है, लोहे को गर्म किया, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अगर उसको आप कर दो हीट, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब लिक्विड को गर्म करो, तो लिक्विड को हीट करोगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? गैस के अंदर। जैसे पानी को गर्म किया तो भाप बन गई, है ना? इसका उल्टा ही पॉसिबल है। गैस को ठंडा कर दो, जैसे गैस, वो ऊपर ढक्कन पे पानी उबाल रहे हो और ऊपर प्लेट वगैरह कर लो, तो उस प्लेट पे पार्टिकल आके लिक्विड बन जाते हैं वापस। क्यों? क्योंकि वो जो आपका ढक्कन या प्लेट है उसका टेम्परेचर है कम, ऊपर आपके भाप उड़ी 100 डिग्री पे, वहां जाते उनका टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया यानी वो कूल हो गए, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? लिक्विड के अंदर। ऐसे ही लिक्विड को ठंडा कर दो, पानी को जमा दो, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड के अंदर। तो इस तरीके से हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदल सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। गर्म करके हम ऐसे जाएंगे, ठंडा करके हम ऐसे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, इन प्रोसेस के कुछ नाम हैं। वो नाम देखो क्या क्या, मैं दोबारा से लिखता हूं क्या क्या है हमारे पास। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, और एक है गैस। ठीक है, ये तीन है। अरे रे, अरे अरे, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस। चलो, अब देखो, अगर सॉलिड से कोई चीज लिक्विड बन जाए, सॉलिड से, अरे रे, बैक, सॉलिड से कोई चीज क्या बन जाए? लिक्विड बन जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, दो नाम है इसके। एक तो बोलेंगे मेल्टिंग, ये आपने बहुत सुना होगा, मेल्ट हो गया, बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघलने का मतलब मेल्ट होगी। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है फ्यूजन। क्या नाम हो जाएगा? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब पिघलना हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है लिक्विड से अगर आप गैस बना दो, लिक्विड से गैस यानी पानी उबल गया, उबलने से वो भाप बन रही है, इस प्रोसेस का क्या नाम है? इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। क्या नाम हो जाएगा? कंडेंसेशन। ठीक है, या फिर बॉइलिंग। कंडेंसेशन की बजाय आप कौन सा वर्ड यूज भी कर सकते हो? बॉइलिंग। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आपके, फ्यूजन ज्यादा पेपर में आता है। अरे भाई रुको रुको रुको, ज्यादा ब्राइटनेस हो गई हमारे मार्कर की, कम करते हैं 30 तक। हाँ, एक तो फ्यूजन और एक बॉइलिंग, बॉइलिंग नहीं, सॉरी, कंडेंसेशन। ये इंपॉर्टेंट है दोनों में से। ठीक है,
ऐसे ही इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब अगर आप लिक्विड से सॉलिड में बदल दो, लिक्विड को सॉलिड में, क्या बोलते हैं, पानी की बर्फ बना दी तो आपने क्या कर दिया, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ठीक है। लेकिन इसी का दूसरा नाम है आपका सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। और आपको याद कौन सा करना होगा, पेपर में कौन सा आ सकता है, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, गैस से अगर आप लिक्विड बना दो, गैस को ठंडा किया जैसे हम बना रहे हैं वहां ऊपर प्लेट के ऊपर, इस प्रोसेस को क्या, अरे भाई कंडेंसेशन मैंने गलत बता दिया, सॉरी यार, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान कहाँ है मेरा, कंडेंसेशन नहीं आएगा, ये आएगा आपका इवेपोरेशन, इवेपोरेशन नहीं वेपराइजेशन, इवेपोरेशन अलग होता है, वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन। और जो आपका गैस से लिक्विड बनना है दैट इज कंडेंसेशन, ठीक है, माफ करें मुझे मेरी इस गलती के लिए, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप सॉलिड को डायरेक्ट गैस बना दो, जैसे कुछ, वो आपने देखा होगा एक फोम सा, जो हमारा फोम आता है जिसपे नया फ्रिज ले जाए तो जिस पर रख के आता है, उस फोम को अगर आप जलाओगे वो पिघलेगा नहीं, वो डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर, ठीक है। उसका भी बनाते हैं कुछ, तो कौन से रंग से बनाए, हरे रंग से बना लें, ठीक है, हरा रंग, सॉलिड से किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट गैस के अंदर। एरो का ध्यान रखना, एरो कहां से कहां जा रहा है, सॉलिड से एरो जा रहा है गैस में, यानी सॉलिड से कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में, इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन गैस के अंदर, और गैस से डायरेक्ट कन्वर्जन, गैस से डायरेक्ट कन्वर्जन किसमें, सॉलिड में, विदाउट दी कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, वो क्या कहलाएगा आपका, डिपोजिशन, ठीक है। तो ये 6 अलग अलग तरीके की प्रोसेस हैं, कौन कौन सी, सॉलिड से लिक्विड में बदलना क्या कहलाएगा, मेल्टिंग बोलो या फ्यूजन बोलो, लेकिन ऑफिशियल नाम है उसका फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड से गैस बनना वो क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन, और उसी का दूसरा नाम है बॉइलिंग, ठीक है। इसका उल्टा, लिक्विड से सॉलिड बनना नाम है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, लेकिन ऑफिशियल कौन सा है, सॉलिडिफिकेशन। वहीं गैस से लिक्विड बनना क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन कहाँ देखा है आपने, बताना, एक तो जब चाय बनाते तब देखा होगा, दूसरा एसी आपने देखा होगा, एसी का नाम क्या है, एसी, ए का मतलब एयर, सी मतलब कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब वो एयर को लिक्विड में बदल देता है भैया, एयर को लिक्विड में बदलेगा तो वो क्या करेगा, गैस को लिक्विड में बदलेगा तो वो कूल करेगा, और उसका काम ही है कूल करना, ठीक है। तो वो जो लिक्विड आता है ना, उस लिक्विड की वजह से ही हमें कूलिंग मिलती है, समझ गए कंडेंसेशन कैसे याद रखोगे। अब कुछ ऐसे, सब नहीं होते, कुछ ऐसे मैटर हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, गैस, उनका, उस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। कोई पूछे व्हाट इज सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड directly into gas without converting into liquid, that is known as sublimation। sublimation के एग्जांपल कुछ सिंपल सिंपल से आपको बता दूं, सब्लिमेशन के एग्जांपल, जैसे सब्लिमेशन का एग्जांपल हो जाएगा आपका नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स, जो वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर व्हाइट व्हाइट सी बॉल हम यूज करते हैं, ठीक है, वो स्मेल को वो करती, क्या बोलते हैं, स्मेल को कवर करती है, हमारी जो यूरिन होता है उसकी स्मेल को कवर करती है नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है। एक वो होता है जो रूम फ्रेशनर आता है, वो क्या नाम दो, कंपनी कौन सी कंपनी आती है वो, अरे ए से बनती कोई तो पता नहीं, मतलब वो रूम फ्रेशनर जो आता है, एक सॉलिड सा, एक स्टिकर सा,
या गाड़ियों में आता है वो, ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सब्लिमेशन का। एक है कैम्फर, कैम्फर की स्पेलिंग क्या होगी, CMPHOUR, PHOUR, कैम्फर। कैम्फर होता है कपूर, कपूर तो देखा होगा कपूर, उस कपूर को अगर आप थोड़ी देर रख दोगे ना तो वो कपूर उड़ जाएगा हवा में, गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड था और वो सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस में, ठीक है। कपूर का तो एक और बात है, पहाड़ों पे कभी जाओ ना घूमने, थोड़ा सा कपूर ले लेना, पहाड़ों पे चलते हुए जाओगे ना, जो जो नॉन पहाड़ी लोग हैं हम सब, वहां लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, जल्दी जल्दी सांस चढ़ेंगे, आप 10 कदम चल रहे हो थक जाओगे, ऐसा लगेगा अरे बेमतलब की जवानी, थोड़ा सा चलते ही थक गए। लेकिन वो आपका बायोलॉजिकल रीजन है, वहां ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम होगी तो ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी, आपको एनर्जी कम मिलेगी। तो उस केस में कुछ लोग क्या करते हैं, कपूर ले लेते, छोटा सा टुकड़ा इतना सा, उस कपूर को वो सूंघते रहते हैं। कपूर क्या करता है, जब वो इवेपोरेट होता है, मतलब वो सब्लिमेट होता है, थोड़ी बहुत वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वहां से क्या हो रहा है, हमारी ऑक्सीजन की इनटेक पूरी हो रही है, उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी सांस नहीं चढ़ेंगे, इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जल्दी जल्दी भी नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। डिपोजिशन, डिपोजिशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एक आपने सुना होगा ड्राई आइस। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है, दैट इज सॉलिड CO2। CO2 एक गैस है और वो अगर सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो उसको बोलते हैं ड्राई आइस। जैसे वो आपने बादल देखे होंगे, बादल कौन से बादल, जो नाटकों में होते हैं, डांस रियलिटी शो इन सब में होते हैं वो जब चलते हैं, या फिर वो जब कौन वरमाला का टाइम आता है तब भी वो बादल से है ना, अगर बाहर होटल बुक करो अच्छा सा तो वहां वो बादल से आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ड्राई आइस, ठीक है। वो कभी कभार नाइट्रोजन की वजह से भी होता है, जो नहीं हमेशा ड्राई आइस। ड्राई आइस, वहाँ ड्राई आइस का यूज करते हो आप, एक और क्या बोलते हैं इसमें, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर है वहां भी सॉलिड CO2 का यूज होगा, ठीक है, दैट इज ड्राई आइस। इसको अलग से लिख लेना भाई, ये काम आएगा आपके, ठीक है। ड्राई आइस किसे बोलेंगे, सॉलिड CO2 को। तो दीज आर दी प्रोसेसेस ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये सारी कहानी थी हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। फिजिकली हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बड़ा सिंपल था। अब बारी है केमिकल क्लासिफिकेशन की, और बहुत बड़ा है भाई ये केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको ध्यान से समझना। इसमें मतलब इतना वो कुछ है नहीं, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। यानी केमिकली उस सब्सटेंस के अंदर, उस मैटर के अंदर क्या है, वो किस चीज से बना हुआ है, इसके बिहाफ पे हम या तो उसको प्योर सब्सटेंस बताएंगे या हम उसको मिक्सचर बताएंगे, ठीक है। अब तक देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारा एक मैटर नाम की चीज होती है, उस मैटर को आप 2 अलग-अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 अलग-अलग तरीके कौन सा, एक तो था फिजिकल और एक था केमिकल, ठीक है। फिजिकल भी 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो आप फिजिकली। कौन कौन से हैं, 3 हमने पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वहीं केमिकली अभी हमने देखा 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से, एक तो हो जाएंगे आपके प्योर और दूसरे हो जाएंगे मिक्सचर। नाम से ही पता चल रहा है, जो प्योर है वो प्योर, जो मिक्सचर है वो मिक्सचर। अब मेरे को फटाफट आंसर बताओ, प्योर घी किसका एग्जाम्पल होगा, प्योर का क्या मिक्सचर का, प्योर जूस, प्योर जूस किसका एग्जाम्पल होगा भाई, प्योर मिल्क किसका एग्जाम्पल, प्योर का कि मिक्सचर का। ये सारे के सारे नाम बेशक प्योर रख दो, प्योर नहीं है। जैसे किसान केचप आता है, किसान केचप, किसान केचप से लगेगा किसानों ने उसको बनाया है, नहीं, ऐसा नहीं, बकाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ भी हम प्योर घी बोल के बका रहे हैं, प्योर देसी घी, ऐसा कुछ नहीं होता केमिस्ट्री की लैंग्वेज में एटलीस्ट। प्योर देखो, प्योर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज ए वैरायटी ऑफ मैटर, यानी ये एक प्रकार का मैटर है जिसमें ऑल सैंपल्स ऑफ विच, ऑल सैंपल का मतलब उसका कोई सा टुकड़ा ले लो आप, इतना बड़ा मैटर है, इतना टुकड़ा ले लो, इतना इतना कहीं से ले लो, तो ऑल सैंपल्स ऑफ विच हैव सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज,
सभी के सभी पार्ट्स की कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब उसके अंदर क्या है वो, और उन सब की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम। समझ गए? मतलब अगर इतना बड़ा सा कुछ है हमारा, इतने बड़े हिस्से में से मैंने 1000 टुकड़े किए, ऐसे ऐसे 1000 टुकड़े, उन हजारों टुकड़ों की प्रॉपर्टी और कंपोजिशन सेम है, तो वो क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस। यही इसकी डेफिनेशन है, यानी जिसमें सेम कंपोजिशन और प्रॉपर्टी हो, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। ठीक है? प्योर सब्सटेंस में सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, सिंगल टाइप, एक ही तरीके के। अब जैसे मैंने बताया था प्योर दूध, प्योर मिल्क। अब प्योर मिल्क, क्यों मिल्क प्योर नहीं है वो समझो, प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि मिल्क में हमें पता है कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन का भी सोर्स है, और हमारे फैट भी होते हैं। ये क्या है, ये कंपाउंड ही है एक प्रकार से, अलग अलग तरीके के। तो इतने सारे चीजों को मिला के मिल रहा है मिल्क, तो क्या वो प्योर हुआ? नहीं। अगर वो प्योर होता तो इन सारों में से कोई सा कोई एक मिलता। ठीक है? तो समझ गए ना प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जिनमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल हो या फिर जिनके सभी सैंपल के अंदर सेम कंपोजिशन और प्रॉपर्टी हो, वो होंगे प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट क्या है, ऑल दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर, यानी उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। ये बात यहाँ भी लिखी थी, प्रॉपर्टीज सिर्फ फिजिकल फिजिकल नहीं, केमिकल भी। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्योर, कंस्टिट्यूएंट का मतलब तो समझ गए, जिससे मिलकर प्योर सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस बना है, दैट इज कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट, नहीं, कैन नॉट का मतलब नहीं, बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से उनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे वाटर है, वाटर एग्जांपल है एक प्योर सब्सटेंस। अब अभी से मैं बता दूं, प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है, वाटर के अंदर है H2O। अब H2O दो चीजों से मिलकर बना है, H और O से। क्या इन H और O को फिजिकली अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। फिजिकली मतलब फिल्टर करके, इवेपोरेट करके, डिस्टिल्ड करके, सब्लिमेट करके। ये सुनिए ना, फिल्टर का मतलब फिल्टर कर दिया, इवेपोरेशन का मतलब उबाल दिया, डिस्टिलेशन का मतलब कंडेंसेट कर दिया, सब्लिमेशन का मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस बना दिया। तो ये सारी प्रॉपर्टी है। इन सब मेथड से इनको अलग नहीं किया जा सकता। किसको? प्योर सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस के टुकड़ों को याद रखियो, प्योर सब्सटेंस के भी टुकड़े हो सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन वो सारे टुकड़े एक जैसे होंगे। These can only be separated by chemical और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। केमिकल मेथड से हम अलग अलग कर सकते हैं। जैसे H2O को 10th क्लास में पढ़ा होगा, H2O को हम H2 और O2 में बदल सकते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, यानी यहाँ पे केमिकल मेथड आ जाएगा। ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, शुगर। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी मैटर प्योर है या नहीं है? तो समझो, ट्रिक टू फाइंड वेदर ए मैटर इज प्योर और नॉट। ये किसी किताब वगैरह में नहीं लिखी है भाई, तभी तो वर्ड लिखा है ट्रिक। समझ लो, जिसका भी केमिकल फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला जिसका लिख दिया, वो सारे के सारे क्या होंगे? प्योर होंगे। क्योंकि केमिकल फॉर्मूले में कभी प्लस लगा के नहीं लिखते, आप पूरा एक ही लिखते हो। पूरा एक का मतलब एक जैसे पार्टिकल। तो जिसका भी केमिकल फॉर्मूला लिखा जा सकता है, दैट इज ऑफ प्योर सब्सटेंस। आई बात समझ? सीधा सिंपल सा हिसाब। एग्जाम्पल, अब देखो, कॉपर का फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं Cu, सिल्वर का लिख सकता हूं Ag, गोल्ड का लिख सकता हूं Au, वाटर का लिख सकता हूं H2O, शुगर का लिख सकता हूं C12H22O11। मैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का लिख सकता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड का लिख सकता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट का लिख सकता हूं। तो जिसका भी फॉर्मूला लिख दो आप, दैट आर क्या कहलाएंगे? वो प्योर सब्सटेंस। क्या दूध का फॉर्मूला लिख सकते हो? ना। क्या जूस का फॉर्मूला लिख सकते हो? कभी पढ़ाओ ना। तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं होंगे। घी का भी नहीं लिख सकते आप। ठीक है? तो केमिकल क्लासिफिकेशन में देख लिया कि कुछ होंगे प्योर, और जो प्योर नहीं है वो क्या कहलाएंगे? मिक्सचर। मिक्सचर को थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, मिक्सचर से पहले प्योर को ही खत्म करेंगे। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कुछ होंगे एलिमेंट्स और कुछ होंगे कंपाउंड, इन दोनों को मिला देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंस।
यानी इस दुनिया की सारी चीजों में से एलिमेंट और कंपाउंड को मिला के क्या बनता है, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी सबसे सिंपल प्योर सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एलिमेंट, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल और फिजिकल मेथड। देखो ऊपर हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस जो है, प्योर सब्सटेंस को सेपरेट किया जा सकता है उसके पार्ट को बाय केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। कैन बी, कैन का मतलब कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्योर सब्सटेंस जो है वो सेपरेट हो जाएं। अब जो सेपरेट नहीं हो सकते वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट, यानी वो ऑलरेडी सबसे छोटे टुकड़े हैं, उससे ज्यादा छोटा टुकड़ा या उससे ज्यादा अलग टुकड़ा उसका नहीं बन सकता, तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। यानी वो प्योर सब्सटेंस जिसको केमिकल मेथड से भी डिकम्पोज नहीं किया जाए, डिकम्पोज का मतलब तोड़ा ना जाए, वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। ठीक है, 118 एलिमेंट आज के दिन प्रेजेंट है जो खोजे गए हैं, हो सकता है इससे ज्यादा हो, लेकिन टोटल 118 ही एलिमेंट आज खोजे गए आज के दिन। ठीक है, 118 एलिमेंट, इन 118 में से 92 को हमने नेचुरली खोजा है, और जो बाकी बच गए आपके उनको लैब में बनाया है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके लैब में बना दिया उनको, लेकिन 92 को हमने धरती पे ही खोजा। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट से रिलेट करता है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, अगर पीरियोडिक टेबल का लेक्चर आपने अब तक नहीं देखा तो भाई एक बार जाके देखो, बड़ा ही मस्त लेक्चर है। पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए 11th क्लास की केमिस्ट्री को समझने से पहले। मिलेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, बेसिक साइंस लेक्चर नाम से या बेसिक साइंस कंसेप्ट नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिलेगा पीरियोडिक टेबल का, साथ ही साइंटिफिक नोटेशन का भी होगा, साइंटिफिक नोटेशन को भी आपने देखना है। ठीक है, अब इन 118 एलिमेंट के नाम बता दो, नाम लिख दो, एग्जांपल, हाइड्रोजन लाइन में लिखते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का कितने भी लिख दो यार, 118 में से जितने आप लिख पाओ वो सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, एलिमेंट। अब एलिमेंट के भी टुकड़े हैं, एलिमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप, एलिमेंट के भी, यानी उन 118 के भी हमने टुकड़े कर दिए। कौन कौन से टुकड़े, पहला टुकड़ा है मेटल, यानी कुछ एलिमेंट है मेटल। कौन से एलिमेंट मेटल होंगे, एलिमेंट्स विच आर जनरली सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म में है, एंड पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके पास विशेषताएं हैं। कैसी कैसी विशेषताएं, जैसे लस्टर, याद है आपने 10th क्लास में वो मेटल वाला, मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर था, वहां मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो एलिमेंट जिसके पास लस्टर हो, जो हार्ड हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, जो मेलेबल हो और जो डक्टाइल हो। जिन भी एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएंगी, मेटल्स। ठीक है, वही मेटल की डेफिनेशन हो जाएगी। मेलेबल का मतलब याद है ना, शीट में बदलना, डक्टाइल का मतलब वायर में बदलना। बताओ कौन था सबसे ज्यादा डक्टाइल, गोल्ड। गोल्ड के बारे में क्या खास बात थी कि 1 ग्राम से कितने किलोमीटर लंबी वायर, 2 किलोमीटर, इतना पतला उसको बना सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है मेटल के, मेटल के एग्जाम्पल जितनी भी आपने सुने हैं। ठीक है, इन 118 एलिमेंट में से मेटल है लगभग आपकी 90%, लगभग 90%। और अगर डाटा के बारे में बात करें तो 92 से 95 के बीच में, एग्जैक्ट नहीं है, कुछ एलिमेंट पे अभी भी डाउट है कि वो मेटल है या नॉन मेटल, कुछ प्रॉपर्टी मेटल, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल। तो लगभग हम बोलते हैं कि 92 से 95 के आसपास लगभग क्या है आपकी, मेटल्स। ठीक है, फिर बारी आई नॉन मेटल, जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल, एलिमेंट जिनके पास लस्टर, ब्रिटल, कंडक्टेंस और जो वो थी मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब नहीं है, वो क्या कहलाएंगी, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल के एग्जांपल जितनी भी गैस आपने सुनी होंगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सारी क्या हो जाएंगी, नॉन मेटल। इन 118 में से लगभग 17 क्या है, नॉन मेटल्स हैं, लगभग 17। ठीक है, नेक्स्ट है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होंगे, जो कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल की है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की है, ऐसे एलिमेंट को बोला जाएगा मेटालॉइड्स। ठीक है,
118 में से सिर्फ और सिर्फ 7 ही मेटालॉइड हैं। 7 मेटालॉइड के कुछ एग्जांपल, जैसे आपका बोरोन हो गया, बोरोन, फिर सिलिकन, आर्सेनिक जो यहाँ भी लिख रखे हैं, बिस्मथ, जरूर ये आपका क्या बोलते हैं, गैलियम हो गया, गैलियम भी होगा क्या, जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं आपके नॉन मेटल, ओ सॉरी मेटालॉइड्स। ठीक है, एक एंटीमनी रह गया। एंटीमनी का क्या सिंबल होगा भाई, एंटीमनी का बताओ, क्या थी ट्रिक, कौन से ग्रुप में आता है एंटीमनी? नवदीप, प्रदीप, आशीष, सब भिखारी, याद नहीं आया क्या? सब भिखारी, सब से क्या बन रहा था, एंटीमनी। नेक्स्ट 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 एक हमने देख लिया, प्योर सब्सटेंस के कितने पार्ट थे? प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट थे, कौन कौन से? एक तो था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। ठीक है, अरे अभी मैं थोड़ा पॉज लिया तो ये मत सोचना कि पीरियोडिक टेबल देख रहा था, अरे भाई वो तो याद है। एक्चुअली बार बार मेरे को पानी पीना पड़ रहा है, मुंह में थोड़े से छाले आए हुए हैं इस वजह से। ठीक है, गलत मत सोचना यार। अगले चैप्टर से हो सकता है मैं फेस कैम चालू कर दूंगा तो फिर आपको सबूत भी मिल जाएगा। खैर सबूत देने की जरूरत नहीं। तो हम बात कर रहे थे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट हमने देख लिया, एलिमेंट के भी 3 पार्ट, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब बारी है कंपाउंड की। कंपाउंड क्या हो जाएंगी, ये भी प्योर सब्सटेंस है लेकिन इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिले होंगे। फिक्स प्रोपोर्शन क्यों? क्योंकि वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही मिलते हैं। जैसे H2O, 2 H और 1 O ही मिलेंगे। CO2, अरे रे बाप रे बाप, कट करो पहले इसको। NH3, कभी कभार ये स्क्रीन पे ना टच हो जाता है। NH3 और ग्लूकोज C6H12O6, ये जिन जिन जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे क्या है, कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स की क्या खास बात है, कंपाउंड्स के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में मिले होंगे। ठीक है, अब कंपाउंड भी 2 तरीके से क्लासिफाई होते हैं, कौन कौन से? एक तो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से? कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स, क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग सोर्स का मतलब है जिंदा चीजों से जो जो मिलते हैं, दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमसे क्या मिलता है, हमसे क्या मिलता है बताओ? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, पेड़ पौधों से क्या मिलता है? चीनी मिलती है, तो वो भी ऑर्गेनिक हो गया। यूरिन, यूरिन के अंदर यूरिया होता है तो वो भी ऑर्गेनिक। बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। पहले ये डेफिनेशन थी कि जो भी लिविंग सोर्स से मिल रहा है दैट इज ऑर्गेनिक, लेकिन बाद में इसको अब चेंज कर दिया। अब क्या है, नाउ अप्लाइड टू हाइड्रोकार्बन्स, जो आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी उनसे मिलते जुलते। हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगा दिया, जो अलग अलग होमोलोगी सीरीज आपने पढ़ी थी, वो सारे क्या कहलाएंगे अब, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल जैसे बताया मैंने, चीनी C12H22O6, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला बताऊं आपको, मस्त सा है, NH2 CH2 CH2 NH2, है ना, मस्त सा। अच्छा, और मीथेन आपने सुना होगा, C6H6, ये बेंजीन। अरे भाई ये है ना, ये बड़ा सिर में दर्द करेगा आपके, C6H6, ये है बेंजीन का फॉर्मूला। और ऑर्गेनिक जब आप पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से एक साइंस है, उस केमिस्ट्री का आधा पोर्शन ये बेंजीन रखता है, और बड़ा अच्छा है ये समझने में, बड़ा अच्छा इंसान है। चलो दूसरे कौन से आगे आपके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होंगे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, जो नॉन लिविंग सोर्स से आए, जैसे हमारी मिट्टी में दबे मिल गए हमको रॉक्स की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में, वो कहलाएंगे इनऑर्गेनिक। या फिर हाइड्रोकार्बन से अलग जो भी कंपाउंड है दैट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे हमारा वाटर है, H2O, अमोनिया, सोडियम का NaCl, ठीक है, MgOH2, ये सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं आ रहे,
कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर नहीं आ रहा, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हमने किसकी बात करी है सारी, प्योर सब्सटेंस की। देखो केमिकल जो थे, केमिकल में मैं पूरी टेबल बनाऊंगा, जैसे मैंने यहां बनाई ना, ऐसी एक पूरी टेबल बनाऊंगा, पूरा याद हो जाएगा आपको, चिंता नहीं करनी। केमिकल में हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया। अब प्योर सब्सटेंस के अलग अलग टाइप थे, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों देख लिए। अब बारी है मिक्सर की, बस ये लास्ट टॉपिक है आपका। मिक्सर क्या हो जाएगा, मिक्सर इज ए मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस आप वर्ड यूज कर लो, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ गए और कंपाउंड भी आ गए, और बहुत मतलब दो एलिमेंट दो कंपाउंड, या कुछ एलिमेंट कुछ कंपाउंड अगर किसी भी प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं तो वो क्या कहलाएगा, एक मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर भी दो टाइप के, कौन कौन से, होमोजीनियस मिक्सचर क्लास 9th में पढ़ा था, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है, मान लिया ये गिलास था, इसमें पानी भरा हुआ था, हमने इसके अंदर नमक डाल दिया। ठीक है, अब यहां से मैंने एक टुकड़ा लिया, यहां से एक टुकड़ा लिया, यहां से एक टुकड़ा लिया, यानी एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। इस टुकड़े में मैंने देखा कुछ वाटर के पार्टिकल हैं और कुछ आपके नमक के पार्टिकल हैं। इस टुकड़े में भी कुछ वाटर के पार्टिकल थे और कुछ आपके नमक के पार्टिकल थे। इसमें भी कुछ वाटर के पार्टिकल और कुछ नमक के पार्टिकल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों के अंदर जितने वाटर के पार्टिकल हैं उतने ही नमक के पार्टिकल हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आप चाय बनाते हो, जितनी भी चाय बनाओगे सारे कप में एक जैसा ही टेस्ट आएगा ना, लास्ट वाले को छोड़ के, क्योंकि लास्ट में पत्ती वो आ जाती है, वो अलग चीज है। लेकिन चाय बनाते हो तो पूरे में सेम टेस्ट आता है, सब्जी बनाते हो सेम टेस्ट आएगा। तो वो सेम क्यों आता है, क्योंकि वहां पे होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो जब चीजों को मिलाओ और यूनिफॉर्म कंपोजिशन में वो मिल जाए, दैट आर नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर का ही दूसरा नाम क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है होमोजीनियस मिक्सचर के, सबसे फेमस साल्ट इन वाटर, यानी साल्ट इन वाटर। फिर आ गया सुगर इन वाटर, सुगर इन वाटर। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर। एक और मैं बता दूं, ये जो आपका सॉल्यूशन है ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। मतलब इस चैप्टर के लास्ट में इसको पढ़ेंगे, पूरा सॉल्यूशन नाम का एक पूरा टॉपिक होगा, 2 लेक्चर लगेंगे इस सॉल्यूशन को समझाने में। और 12th केमिस्ट्री के बिल्कुल स्टार्टिंग में, वहां तो क्या पता 3 भी लग जाए, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन है वहां पे। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, इसी चैप्टर में समझ लेंगे तो 12th में इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब जो मिक्सर होमोजीनियस नहीं है वो कौन से होंगे, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी, इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा फेजेस होंगे, 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स होंगे। मतलब एक पार्ट आपको अलग दिखेगा, एक पार्ट आपको अलग दिखेगा, उनको बोलते हैं फेजेस। ठीक है, विच हैव डिफरेंट कंपोजिशंस। हेट्रोजीनियस मिक्सर का दूसरा नाम क्या है, सस्पेंशन। एग्जांपल क्या होंगे, साल्ट एंड वाटर का मिक्सर, यानी पानी में रेत घोल दो तो रेत आपको अलग से दिखाई देगा, वाटर अलग से दिखाई देगा, तो दैट आर टू फेजेस, उनको बोलते हैं फेजेस। ठीक है, चलो तो हमने मैटर को देख लिया और उसकी क्लासिफिकेशन को देख लिया। अब बनाते हैं इसके शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई। शॉर्ट नोट्स का मतलब है पूरे चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 पेज के अंदर कंप्लीट करना, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको ये ना लगे कि मेरे को 40 पेज पढ़ने, आपको लगे कि 4 ही तो पेज पढ़ने हैं। और जितनी बार शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका क्या है, पूरे चैप्टर को याद करो, बिना देखे शॉर्ट नोट्स बनाओ। पहले देख के बना लो आप, कोई दिक्कत नहीं, फिर बिना देखे। लेकिन जब तक शॉर्ट नोट्स बिना देखे नहीं बनाने आ जाते तब तक वो चैप्टर आपको याद होगा नहीं। इसलिए शॉर्ट नोट्स को बनाना बिना देखे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब मैं बनाता हूं शॉर्ट नोट्स। ठीक है, काला पेन सेलेक्ट कर लेता हूं, पहले काला पेन आ गया। हमने स्टार्ट किया सबसे पहले मैटर से, तो सेंटर में लिख दिया मैटर। ठीक है, अब मैटर को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से 2 तरीके,
एक हमारे पास है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा हो जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकली कैसे क्लासिफाई करते हो? फिजिकली आप क्लासिफाई करते हो 3 तरीके से। कौन कौन से होंगे 3 तरीके? एक होंगे सॉलिड, अरे लिक्विड लिक्विड LIQUID लिक्विड, और एक होंगे गैस। भाई जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता है मेरी स्पेलिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो आप देख लेना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। अब केमिकली कैसे क्लासिफाई करते हो? केमिकली भी 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से 2 तरीके? या तो आपका सब्सटेंस होगा प्योर या होगा मिक्सचर। ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड को हम और ज्यादा नहीं करते। अब आप चाहो तो इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे जैसे हाँ, मैटर क्या होगा? मैटर वो होगा जिसके पास क्या हो, मास एंड वॉल्यूम। तो यहां से डेफिनेशन भी याद होगी आपको। हमने एक सिंगल 4 अक्षर में मैटर की डेफिनेशन को समझ लिया, एग्जाम्पल वगैरह आप खुद लिख लोगे। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन की कोई डेफिनेशन नहीं। फिर डेफिनेशन आई सॉलिड की। सॉलिड की क्या डेफिनेशन है? फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड हैं तो वो सॉलिड। फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है तो वो लिक्विड। और गैस क्या होंगे आपके? नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, और ज्यादा लिखना चाहो डायग्राम बना दो, इससे सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, गैस बनाओ तो कंटेनर जरूर बना देना। ठीक है, लिक्विड में भी बना सकते हो कंटेनर, सॉलिड में कंटेनर बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक, और लिखना चाहो तो दे आर रिजिड और दे बोथ आर फ्लूइड्स। ठीक है, बस कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल, जो जो आपकी मर्जी है लिखना चाहो लिख सकते हैं। खैर, यहाँ पे कर देते हैं एक लाइन ड्रॉ ताकि हम प्योर और मिक्सर को भी लिख पाए। अब देखो प्योर क्या हो जाएंगे? प्योर को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया था? प्योर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया था। कौन कौन से हैं 2 तरीके प्योर को? या तो वो होगा एलिमेंट या वो होगा कंपाउंड। एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। ठीक है, अब एलिमेंट के भी 3 टाइप हो सकते थे। कौन कौन से 3 टाइप? या तो वो हो सकता है मेटल, या वो हो सकता है नॉन मेटल, या वो हो सकता है मेटालॉइड। ये सब तो हम जो तीसरा चैप्टर प्रेडिक्टेबल पढ़ेंगे वहां भी देखेंगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया बस आपको होना चाहिए। कंपाउंड जो थे, कंपाउंड 2 तरीके के। कौन कौन से? एक तो था ऑर्गेनिक और दूसरा था इनऑर्गेनिक। ठीक है, वहीं पे जो मिक्सर थे उसके 2 टाइप थे। कौन कौन से थे 2 टाइप? एक का नाम था होमोजीनियस और दूसरे का नाम था हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो किस किस की लिखनी पड़ेगी। क्या प्योर की लिखनी पड़ेगी? प्योर की सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मिक्सर की लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्योर को मिक्स कर दोगे तो वो। एलिमेंट की नॉट डिकम्पोज्ड बाय, नॉट डिकम्पोज्ड बाय केमिकल मेथड।
ठीक है, केमिकल मेथड से भी जिसको डिकम्पोज ना किया जाए वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके, अच्छा जो मैं आपको फोटो पीडीएफ दूंगा ना वहां बहुत अच्छे से बना के दूंगा, चिंता मत करना। अब इसको उठा के, अरे रे इसको उठा, अरे भाई आजा, हाँ यहाँ ये आ सकता है, लगा दिया, और अब इसको उठा के यहाँ लगा दें। ठीक है, कंपाउंड का तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो डिकम्पोज किए जाए केमिकल मेथड से वो कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है, प्योर के बारे में लिख, ये कैसे ऐसे और बना सकते हो, कैसे कि इनका फॉर्मूला लिखा जाएगा, फॉर्मूला लिखा जाएगा, ऐसे टिक मार्क करके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप। ऑर्गेनिक में लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक वर्ड से समझ जाओगे। होमोजीनियस में क्या लिखोगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो इसी का नाम, दैट इज सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस में क्या लिखोगे, नॉन यूनिफॉर्म कंपो, या फिर सीधा नॉन यूनिफॉर्म तो ऊपर वाले से ही पता लग जाएगा, डायरेक्ट नाम लिखते हैं सस्पेंशन। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमने लिख दिए। इसको थोड़ा सा छोटा करके भी मैं दिखा सकता हूँ, ये देखो, बस चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं जो नोट्स दूंगा वहां तो आपको मिल ही जाएगा। इतना सारा इस लेक्चर के अंदर हमने देखा है। आई होप सारा आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, अब मैं आपको देता हूं वर्कशीट। वर्कशीट कहाँ मिलेगी, वहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। वर्कशीट के अंदर क्या है, एमसीक्यू है, कुछ केस स्टडी क्वेश्चन है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, किस तरीके से आपके पेपर में आ सकते हैं। इस टॉपिक पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यू या बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको जरूर ट्राई करना। किसी क्वेश्चन में डाउट है पर्सनली मेरे को भेजना। वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करो, कोई पार्ट आपको बुरा लगा तो कमेंट करो, मजा आया तो भी कमेंट करो, बताओ मेरे को कैसा था लेक्चर। ठीक है, पहला लेक्चर था तो ज़्यादा मैं डीप में भी नहीं गया, थोड़ा सा लंबा हालांकि हो गया क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता था। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मैं हिचकिचा नहीं रहा था एक्चुअली, वो प्रॉब्लम है भाई जी, वो टच नहीं हो रही ना, वो छालों के टच होते हैं ना तो फिर दर्द होता है, तो थोड़ा सा उसमें कॉम्प्रो कर लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कोई भी आपका सजेशन है वो आप बता सकते हो। एक जो सजेशन आप लोगों का आएगा कि शक्ल आपकी देखनी चाहिए सर, तो वो शक्ल मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तब तक आपको ही पता लग जाएगा मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरे से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। एक काम और आप कर रहा, जो जो लोग मेरे को जानते हैं वो अपना बताना कमेंट में कौन, फिर मैं कोशिश करूंगा पहचानने की ये कौन है। ठीक है, चलो कोई हिंट देना, बस आप डायरेक्ट मत बताना कि कौन हो, बस हिंट देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, मेरी तरफ से जय श्री राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर